देखिए आज क्लास 10 के 3.1 का सवाल हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 3.1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जानकारी में ये है कि चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन शब्दों को समझना जरूरी है। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो इन्हीं से लिए गए हैं। पहला शब्द है चर, दूसरा है अचर, उसके बाद बराबर, फिर रैखिक, फिर समीकरण। ये होते क्या है? चर अज्ञात राशि को कहते हैं। जब हम गणित बनाते टाइम में ABCD का इस्तेमाल करते हैं, A से लेकर के Z तक के किसी भी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे X, Y, Z, इन सभी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं अक्षरों को चर कहा जाता है। ये कह लीजिए कि A से लेकर के Z तक के जो अक्षर होते हैं, ठीक है, ये अज्ञात राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अज्ञात राशि। तो ये अज्ञात राशि कहलाते हैं और इन्हीं को चर कहा जाता है। अचर की बात करें तो जिनका मान पता होता है, जैसे गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं अचर कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 3, आप 0 भी ले सकते हैं, 4, 5, इस तरह से जितनी भी अक्षर दिखाई देती है गणित में, वो सभी के सभी अचर कहलाती है। अब बात करेंगे बराबर की, तो बराबर आप लोग शुरू से जानते हैं, इक्वल को बराबर कहते हैं, ये साइन बराबर कहलाता है। रैखिक के बारे में थोड़ा देर के बाद समझेंगे, पहले हम समीकरण को समझते हैं। समीकरण समझिएगा। समीकरण जब चर, अचर और बराबर तीनों एक सीध में आते हैं, मतलब तीनों का मिलन होता है, आपसी मिलन, उसे समीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 2x + 1 = 5। इसमें ध्यान देंगे आपको चर मिल गया, अचर मिल गया, ये सब अचर है, 2, 1, 5 ये सब अचर है, और इसमें बराबर भी। तो ये क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। अगर हम इसमें से बराबर को हटा देते हैं तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम पड़ जाएगा व्यंजक, क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। चर है, अचर है, लेकिन बराबर नहीं है। तो बराबर दे करके कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिए, 15 लिख दिए, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, जो लिखना है लिख सकते हैं। हालांकि सवाल जब आएगा तो उसको चेंज नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया कि जो ABCD वाले अक्षर हैं वो चर, जो ABCD वाले नहीं है अर्थात गणित वाले हैं वो अचर, और एक बराबर का साइन, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो ये एक समीकरण कहलाता है। इस हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जैसे y + 2 = 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x = 5। ये कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें चर है, अचर है और बराबर। जब तीनों है तो ये समीकरण कहलाएगा। तो ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, और ये भी एक समीकरण है। तीनों के तीनों समीकरण है। अब एक नया शब्द है आपके सामने जिसका नाम है रैखिक। हालांकि 9th क्लास में हम लोगों ने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे जानकारी के लिए हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में भी जानेंगे। रैखिक समीकरण वो समीकरण कहलाता है जिसमें पावर नहीं। जैसे कि अगर हम इन्हीं समीकरणों में यहाँ पावर 2 लगा देते हैं, यहाँ पावर 3 लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें पावर नहीं लगाते, तो दोनों तीनों में अंतर क्या है? ये पावर 2 वाला समीकरण है, इसको कहेंगे द्विघाती, द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण ये कहलाएगा त्रिघाती समीकरण, और ये कहलाएगा रैखिक समीकरण, जिस पर पावर कुछ नहीं तो एक यहाँ पे छिपा रहता है। तो जिस पर पावर 1 हो, जो दिखता नहीं है, एक लिखा नहीं जाएगा, ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे है। तो जो समीकरण पे पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो द्विघाती समीकरण, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, त्रिघाती समीकरण, और इसका पावर है ही नहीं, 1 है। अगर कुछ ना रहे तो क्या कहेंगे? 1 है, और अगर पावर 1 है तो ये कहलाएगा रैखिक, मतलब पावर नहीं तो रैखिक। एक घात वाले समीकरण को रैखिक कहते हैं, और एक घात वाले को रैखिक, और रैखिक के साथ समीकरण लगा रहे, मतलब बराबर, चर और अचर तीनों साथ में रहे तो ये तो समीकरण है। पावर नहीं है तो इसे रैखिक समीकरण है।
अब चैप्टर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चैप्टर में लिखा हुआ है 2 चरों वाले। तो 2 चरों वाले, इसमें क्या है, एक ही चर लिया गया है, x है, y तो है नहीं, मतलब एक अलग टाइप का अक्षर होना चाहिए, x के साथ y हो या z हो, कोई एक होना चाहिए, और मतलब 2 अक्षर होने चाहिए जो चर पद वाले हो। तो ये हो गया एक चर वाले समीकरण, द्विघात समीकरण। ये भी एक ही है, y। अगर y 2 जगह पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, y 2 जगह पे लिखा हुआ है, तो क्या ये द्विघात समीकरण कहलाएगा या त्रिघात समीकरण कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे घात की बात करें, हाईएस्ट पावर 4, तो ये इसे आप चतुर्थ घाती समीकरण कह सकते हैं या 4 घात वाले समीकरण कह सकते हैं। लेकिन 2 चरों वाले समीकरण आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें y सेम है। अगर एक x दे दिया जाए तो अब हो गए ये 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले समीकरण। रैखिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावर है इसमें। अब हम एग्जांपल लेंगे चैप्टर से मतलब, जो चैप्टर से मतलब होगा, चैप्टर के अंदर होंगे, उन समीकरणों को लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे एक समीकरण यहाँ पे ले रहे हैं, x + 2 = 5। ये तो रैखिक समीकरण है, और ये क्या है, एक चर वाले, क्योंकि इसमें सिर्फ x। ये 2 को हटा करके अगर हम यहाँ पे y लगा दें तो यहाँ पर ये एक रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, और साथ ही साथ इसमें 2 चर भी हैं। एक चर x हो गया और दूसरा चर y हो गया। सेम चर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सेम था, सेम यहाँ पे था, अभी थोड़ा देर पहले y लिखा हुआ था, तो हमने कहा कि ये रैखिक समीकरण है, लेकिन एक चर वाले ही हैं। अभी ये रैखिक नहीं है, सॉरी रैखिक तो कहेंगे ही नहीं, उस टाइम में भी रैखिक हमने नहीं कहा था। पावर 4 वाले समीकरण है, लेकिन 2 चर में। यहाँ पे पावर 1 वाले हैं समीकरण, ये रैखिक समीकरण भी हैं और 2 चर वाले समीकरण भी। इसलिए इस प्रकार के समीकरण इस चैप्टर में आएंगे, जिसमें पावर भी नहीं रहेंगे और साथ ही साथ 2 चर का भी दर्शन होगा। जैसे 5x + 2y = 10, इस तरह से लिखा। इसमें देखिए एक चर x हो जाता है, दूसरा चर y हो जाता है, तो 2 चर हो गए। पावर इसमें नहीं है, घात इसमें नहीं है, इसमें भी घात नहीं है, एक घात है, ठीक है। इसीलिए 2 चर वाले समीकरण है, साथ ही साथ रैखिक समीकरण भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या है सवाल 1 नंबर कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आप लोग अपना बुक खोल लीजिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। बुक यहाँ पे है, और बुक अपना बुक निकाल लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी, और जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बुक जरूर ले लीजिएगा अपने सामने। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है या मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सवाल इस तरह से है, आपने सवाल को देख लिया। इसमें 2 व्यक्तियों का नाम आ रहा है, एक है आफ्ताब और एक है उसकी पुत्री। तो आफ्ताब का उम्र और उसकी पुत्री का उम्र, दोनों की उम्रों को हमें मानना पड़ेगा, और ये 2 व्यक्ति हैं, इसीलिए 2 चरों का इस्तेमाल होगा। एक आफ्ताब, तो यहाँ पे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हमने मान लिया। एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया। ये आफ्ताब के लिए है और ये उसकी पुत्री के लिए है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान
आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान लिया। और सवाल पर ध्यान से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हालांकि सवाल में कहा गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में मतलब समीकरण के रूप में लिखिए। सवाल का पूरा हल नहीं ढूंढा गया है यहाँ पर, सिर्फ बीजगणितीय रूपों में मतलब समीकरण के रूप में दर्शाना है इन सवालों को। और ग्राफीय रूप में तो ग्राफ जब हम बनवाएंगे उस टाइम में इस सवाल को पूरा खत्म किया जाएगा। फिलहाल अभी एक बात पर हम लोग अटल रहेंगे कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है, मतलब समीकरण का रूप देना है इसे। अब समीकरण का रूप कैसे देंगे, तो सवाल पढ़ते हुए सवालों को पढ़ते हुए हम बीजगणितीय रूपों में इसे व्यक्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए एक तरफ आफ्ताब का नाम लिख दीजिए और दूसरी तरफ उसकी पुत्री वाई। एक तरफ आफ्ताब और दूसरी तरफ उसकी पुत्री। अब आफ्ताब क्या कह रहा है ये समझिए। आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 साल पहले के बारे में अगर सोचूंगा, तो आप ये बताइए हमें कि 7 साल पहले के बारे में अगर सोचेंगे तो हम हो या आप हो, सभी का उम्र 7 साल माइनस होगा, मतलब घटेगा। तो सबके लिए 7 साल माइनस हो जाएगी, इसीलिए इसमें भी 7 माइनस कर दीजिए और इसमें भी 7 माइनस कर दीजिए। अब आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले के बारे में हमने सोचा, तो दोनों में माइनस लगा 7। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब 7 गुना आयु ज्यादा है। आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री से 7 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब आफ्ताब में क्या करेंगे, हम 7 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 7 आप लगाते हैं तो सवाल गलत हो जाती है। अब कारण क्या है गलत होने का, समझिएगा। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ बीच में बराबर का साइन दिया, बीच में बराबर का साइन दिया। तो बराबर का साइन ये कहता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। आफ्ताब कह रहा है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था ज्यादा। तो आफ्ताब तो उस टाइम में, उस मोमेंट में 7 साल ज्यादा है, उसकी पुत्री ना कम है। तो एक तो आफ्ताब पहले से ज्यादा है और उसी में 7 से आप गुना करोगे तो बराबर कहाँ हुआ। बराबर करने के लिए आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो आफ्ताब ने कह दिया कि मैं 7 गुना ज़्यादा हूँ और आप 7 गुना कम हैं और लगा है बीच में बराबर। तो इसका मतलब ये अगर ज़्यादा है तो उसको भी उसके बराबर करना पड़ेगा। तो उसकी पुत्री भी 7 गुना ज़्यादा होगी तब ना बराबर काम करेगा वहाँ पर। यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, तो आफ्ताब में अगर गुना कर देंगे तो आफ्ताब कह रहा है अपने मुख से कि मैं 7 गुना ज़्यादा पहले से ही हूँ, तो तुम 7 गुना ज़्यादा करो तब ना बराबर सही होगा। आई बात समझ में। तो बराबर क्या करेंगे, हम इधर नहीं, यहाँ पे 7 से गुना नहीं करेंगे बल्कि गुना हम इसमें करेंगे 7 से। अब सही होगा बराबर का काम। हम बराबर नहीं लगाते तब इसमें गुना करेंगे, लेकिन यहाँ बराबर लगा हुआ है और 7 साल पहले आफ्ताब ज्यादा है 7 गुना, उसकी पुत्री 7 गुना कम है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे, ना कि इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 7 बराबर y, ये 7 से इन दोनों में गुना करेंगे। 7 को 7 से, 7 7 49 माइनस 7 को y से 7y। एक्स वाई वाले को एक साइड कर लीजिए, संख्याओं को एक साइड। यहाँ x 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y, और इस साइड बच रहा है आपका माइनस 49। ये माइनस में 7 इधर जाए तो प्लस में 7। x माइनस 7y बराबर, यहाँ माइनस में 49 है, अर्थात ये 49 एक समय के लिए आप मान लीजिए कि ये पैसा है। तो 49 के पहले माइनस, इसका मतलब 49 रुपया कर्जा, और 7 रुपये के पहले प्लस, इसका मतलब ये 7 रुपये अपना। तो 49 में 7 रुपये चुका देंगे तो माइनस में ही बचेगा 42 रुपये। ये हो गया समीकरण 1, क्योंकि आफ्ताब ने एक बात कही है।
और दूसरी बात भी कही है आफ्ताब ने, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। ये बात आफ्ताब ने कहा था, इसीलिए प्रश्न से लिखना। आगे बात करेंगे हम कि आगे ये है, आफ्ताब फिर कुछ कह रहा है, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो फिर प्रश्न में आफ्ताब क्या कह रहा है? आफ्ताब अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष के बाद, तो इधर फिर से आफ्ताब और इधर उसकी पुत्री। और अब आफ्ताब कह रहा है कि मैं आगे के बारे में सोच रहा हूं, बाद की बात। बाद की बात मतलब कितने दिन बाद? 3 साल बाद। तो +3 और इसमें भी +3। 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा रहूंगा। मतलब ये 3 गुना ज्यादा रहेगा, इसका मतलब इसमें 3 से गुना है, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर का साइन हमने दिया है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 3 से गुना। x + 3 बराबर 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 9 प्लस 3 को y से गुना करेंगे, 3y। xy वाले को एक तरफ, x इधर, 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y, बराबर में 9 पहले से है और 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3। x - 3y बराबर बच रहा है 6। ये हो गया समीकरण 2। मतलब आफ्ताब ने पहली बात कही तो हमने समीकरण 1 तैयार किया, आफ्ताब ने दूसरी बात कही तो हमने समीकरण 2 तैयार किया। अब इन सवालों में हम थोड़ा चैप्टर का नाम मैच करेंगे, देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम ये था कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होने चाहिए। तो क्या इसमें 2 चर है? इसमें भी 2 चर है, इसमें x और y दिख रहा है, इसमें भी x और y दिख रहा है। रैखिक समीकरण मतलब इसमें पावर नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी पावर नहीं है, इसमें भी पावर नहीं है, इसमें भी पावर नहीं है, इसमें भी पावर नहीं है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक सवालों की बात थी कि इसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमने बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर दिया। अब ग्राफीय रूपों में बात करी जा रही है। तो ग्राफीय रूपों का बात जो पूरा करेंगे हम, ये अगले क्लास में या फिर जिस टाइम में हम ग्राफ की कॉपी मंगवाएंगे आप लोगों से, उस टाइम में ग्राफ भी हल करेंगे इसका। फिलहाल के लिए इस सवाल का अंत यही होता है। आगे इसे अलग अलग नियमों से भी बनाएंगे। एक विस्थापन प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है। तो वो सारे विधि के बारे में जब जानकारी देंगे तब उन विधियों के बारे में, उन विधियों के अनुसार हम इस सवालों को भी बनाएंगे। फिलहाल अभी जितना बात इस सवाल में की गई थी हमने उतना काम किया। एक बात बच गई, वो है आपके ग्राफ। वो ग्राफ अगले क्लास में, जब भी ग्राफ होगा तो ग्राफ में आप इस क्लास को अटेम्प्ट करके पूरे सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसे। देखिए अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बोला तो वही गया है कि बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप हम किसी क्लास में बताएंगे, फिलहाल बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करते हैं। पूरा सवाल का हल नहीं निकालना है, केवल ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, मतलब बीजगणितीय रूपों में अर्थात समीकरण के रूपों में। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों को मानना पड़ेगा। कौन कौन सी इसमें चीज़ें? पहला है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बीच का बात हमने हाइड कर दिया है, आप लोग अपने किताब को देख लीजिएगा या किताब अभी ही अपने सामने रख लीजिए। 3 बल्ला और 6 गेंद, मतलब बल्ला और गेंद को ही मानना पड़ेगा। पहले हम मानेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य
बराबर y। जैसा सवाल बोल रहा है हम वैसा ही काम करेंगे, इसीलिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रश्न से पहली बात, उसके बाद पुनः प्रश्न से जब दूसरी बात की जाएगी तब। पहला बात क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपये खर्च हुआ, 3 बल्ला खरीदा गया और 6 गेंद खरीदी गई। 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3 बल्ला, बल्ला किसे कहा गया है? बल्ला यहाँ पे, ठीक है। बल्ला को क्या कहा गया है? x। बल्ला को x कहा गया है, इसीलिए 3 बल्ला तो x और 6 गेंद, तो 6 गेंद y को कहा गया है, तो गेंद y हो गई। और ये मिल करके खरीदाई जा रही है, मतलब एक साथ खरीदी जा रही है 3900 रुपये में, इसलिए प्लस जरूर लगाएंगे। बराबर पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पे 3900 रुपये। इसमें कॉमन आ रही है, कॉमन क्या है? 3 और 3। कैसे कॉमन किसे कहते हैं? जो दोनों में सेम होता है। अगर सेम नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों अंक किसके पहाड़े में आते हैं, ये ध्यान देना है। तो 3 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, 3 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, तो जो पहाड़ा में आएगा वही उसका कॉमन कहलाएगा। अर्थात 3 कॉमन आया, 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 के बाद कॉमन लेने के बाद 3 से 3 को काटा, x बच गया भाग लगाने के बाद, प्लस 3 का पहाड़ा में 6 आता है 2 बार में, तो 2 y बच रहा है, क्योंकि y तो नहीं कटेगा ना। बराबर 3900 रुपये, यहाँ 3900 रुपये लिख दिया हमने। यहाँ x प्लस 2y बराबर 3900, यहाँ गुना में 3 इधर जाएगा तो भागा में 3 से कटेगा 13 तिया 39, अर्थात 1300 रुपये। यहाँ पे हो गया x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। समीकरण 1 तैयार। अब हम पुनः प्रश्न से बात करेंगे, मतलब फिर से प्रश्न को देखेंगे, इस साइड में देखेंगे। फिर प्रश्न में क्या बात की जा रही है? अब कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में कर दी। एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला मतलब 1 पीस x, एक नहीं लिखा जाता। यहाँ पहले आप पुनः प्रश्न से जरूर लिखिएगा, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से लिखने के बाद एक बल्ला 3 गेंद, तो एक बल्ला मतलब 1x, बल्ला को क्या कहा गया है? x, इसलिए 1x प्लस 3 बल्ला, 3 बल्ला को कहा, सॉरी बल्ला 1 पीस है और गेंद 3 पीस है, तो 3 गेंद की बात की गई है, तो 3 लगा करके गेंद हमारे लिए y बराबर। इसका पैसा खर्च कितना हो रहा है? तो इसका खर्च हो रहा है 1300 रुपये। एक बल्ला 3 गेंद से 1300 रुपये का खर्च हो रहा है। इसमें आप कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, अगर है भी तो एक है, एक कॉमन से कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई अंक नहीं है, जैसे इसमें था 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया हमने। यहाँ कोई कॉमन वाली बात नहीं है, इसलिए इसका समीकरण यहीं पे खत्म हो जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है। बीजगणितीय रूपों में हमने व्यक्त कर दिया। अब ज्यामितीय रूपों में अर्थात ग्राफीय रूपों में ग्राफ के क्लास में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए ये सवाल यहीं पे ख़त्म होती है। अगले क्लास में थोड़ी देर में हम अगला सवाल लेकर के आते हैं। फिलहाल इसे नोट कीजिए। सवाल 3 नंबर है। 3 नंबर में कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बातें तो सेम की गई है, यहाँ पे अंगूर और सेब की बात करेंगे हम, ज्यामितीय रूपों में ही व्यक्त करना है। ग्राफ वाले को बाद में देखेंगे। माना कि एक केजी
1 केजी सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y। अब जैसे हम लोग बल्ला वाला और गेंद वाला सवाल बनाया था, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। अगर आप उसे समझ गए हैं तो इसे भी समझ जाइए। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। अब देखिए सेब को हमने क्या कहा है, x कहा है, तो 2 केजी सेब मतलब x। यहाँ प्रश्न से लिखिएगा जरूर, प्रश्न से। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मतलब प्लस करके केवल अंगूर का नाम क्या है, y माना है हमने, y। इसका रुपए कितना लग रहा है, 160। इसमें कोई कॉमन वाली बात नहीं है, 2 चर वाले हो गए और एक रैखिक समीकरण भी तैयार हो गया, इसलिए समीकरण एक यही मान लेंगे। यहाँ देखिए पुनः प्रश्न से, अब की बार प्रश्न में क्या कहा गया है कि 1 महीने बाद, इस 1 महीने से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल पे आइए, 1 महीने को छोड़ दीजिए। 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर 300 रुपये हो जाता है। 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर 300 रुपये, तो 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब मतलब 4 लिख करके और सेब का नाम हमने x माना है, देखिए यहाँ पे सेब x, तो 4 केजी सेब और प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी अंगूर को हमने y कहा है, तो यहाँ y लिखेंगे बराबर कितना है, 300 रुपये। सर यहाँ 300 रुपये। समीकरण 2 नहीं मान सकते क्योंकि इसमें अभी कॉमन आएगा, 2 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, 2 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 का पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं कटेगा, इसलिए x लिख देंगे, प्लस 2 का पहाड़ा में 2 कट जाता है एक बार में, y बचता है तो केवल y यहाँ लिखेंगे बराबर में 300। अब यहाँ 2x प्लस y बराबर 300 पहले से है, 2 गुना में, यहाँ ब्रैकेट और 2 के बीच में गुना है, तो गुना से भागा में जाए, 2 से काटेंगे 150 में, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 के लिए 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हो गया आपका समीकरण 2। इसमें इम्प्लॉस रेट का साइन जरूर दीजिएगा। चलिए आज हमारा 3.1 का 3 सवाल खत्म हुआ और अगले क्लास में हम 3.2 पर कुछ बातें करेंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे और सब सवालों को देखेंगे। फिलहाल जितना सवाल बताया गया है इन सवालों को रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और इस तरह से सवालों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।